कर सकते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो प्रोजेक्टिल मोशन का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। प्रोजेक्टिल मोशन है क्या? किसी भी बॉडी को अगर हम हवा में थ्रो करते हैं तो वो हवा में कुछ देर के लिए रहती है। जैसे हम वर्टिकली किसी बॉडी को थ्रो कर दें तो वो ऊपर को जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी। अगर हम एंगल के ऊपर जमीन से थ्रो कर दें तो इस ढंग से जाएगी और ऐसे गिरेगी। अगर हम एक छत से किसी हाइट से बॉडी को थ्रो कर दें तो आपके सामने वो इस ढंग से गिरेगी, राइट। अगर हम बॉडी को एक हाइट से ऊपर को थ्रो कर दें तो वो पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। अगर एक छत से हम बॉडी को नीचे को थ्रो कर दें तो ऐसे एंगल बनाते हुए तो बॉडी इस ढंग से गिरेगी। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हम मानते हैं कि बॉडी को हम मल्टीपल हाइट से थ्रो कर सकते हैं या जमीन से भी थ्रो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला केस समझते हैं कि कौन कौन से केसेस इसमें बन सकते हैं। एक केस तो मैंने ये बताया कि बॉडी को आप यहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दो और अल्टीमेटली बॉडी कैसे होगी, जमीन पे इस ढंग से गिर जाएगी। एक मैंने आपको कहा कि बॉडी को आप एक एंगल के ऊपर थ्रो कर दो तो ये बॉडी इस ढंग से गिर जाएगी। एक मैंने आपको कहा कि बॉडी को आप हाइट से नीचे को थ्रो कर दो और ये बॉडी कुछ इस ढंग से गिर जाएगी। एक है कि आप बॉडी को ग्राउंड से ऊपर को थ्रो करो और ये बॉडी इस ढंग से ऐसे जमीन पे गिर जाएगी। इस पूरे मोशन को, जो भी प्रोजेक्टाइल का मोशन है, इसे मैं एक नाम देता हूं कि ये मोशन है अंडर द ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है जो बॉल को या किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी हमेशा ही कैसे होती है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसमें आप हर जगह पे, चाहे आप इस जगह पे पता करें, चाहे आप इस जगह पे पता करें, हर जगह पे जो जी की वैल्यू है वो डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। यानी आप चारों के चारों केसेस में शो कर सकते हो कि जो जी वैल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी। ऑल्दो वेलोसिटी हर जगह पे डिफरेंट हो सकती है। अभी फिलहाल मैंने आपको एक ही बात कही है कि जो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है वो जी है और वो नीचे को है। इस पूरे प्रोसेस में हमें डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वेलोसिटीज को देखने का मौका मिल रहा है। जैसे यहां पे वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है भाई। आपने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। पर अगर मैं इधर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल के ऊपर है जिसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे एक स्टेज के ऊपर। एक v का x कंपोनेंट बनेगा और एक v का y कंपोनेंट बनेगा। इसी ढंग से अगर मैं इधर बात करूं तो u के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये u का जो x कंपोनेंट है ये उसे साइड में लेके जा रहा है, u का जो y कंपोनेंट है पहले उसे ऊपर लेके जा रहा है, पर ग्रेविटी एक नीचे को एक्ट कर रही है तो इसलिए u की स्पीड कम होती जाएगी ये बॉडी की ऊपर को। फिर एक स्टेज पे जाके बॉडी रुक गई, देखिए, फिर उसके बाद नीचे को गिरना शुरू हो गई क्योंकि g ने उसको नीचे को खींच लिया। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप देखें तो u के दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक u का x कंपोनेंट है जिसकी वजह से बॉडी साइड में जाती जा रही है और u का एक y कंपोनेंट है जो g को असिस्ट कर रहा है, तो इसलिए बॉडी फटाफट नीचे को भी गिर रही है। तो इसमें दो आपको समझ आ रही है कहानी कि ये सारा का सारा खेल कैसे हो रहा है। ये भी देखिए u यहां है, u के दो कंपोनेंट्स बनते हैं बच्चों। u का एक x कंपोनेंट बनता है, एक y कंपोनेंट बनता है। u का x कंपोनेंट बॉडी को x डायरेक्शन में लेके जा रहा है जबकि u का y कंपोनेंट पहले ऊपर को लेके जाता है बॉडी को, पर ग्रेविटी नीचे को एक्ट करती है इसलिए उसकी स्पीड ऊपर को जाने वाली लगातार कम होती जा रही है। एक स्टेज पे जाके वो क्या करेगी, रुक जाएगी। यहां ऊपर को जाने वाली बॉडी अप डायरेक्शन की जो स्पीड है वो रुक जाएगी और फाइनली बॉडी नीचे गिरेगी। तो मेरे पास मेजर तौर पे अगर देखने में आए तो चार केसेस बन रहे हैं प्रोजेक्टाइल के जो आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं। एक, मैंने बॉडी को छत पे खड़े होके ऐसे फेंक दिया, इस ढंग से जमीन पे गिरी। एक मैंने छत पे खड़े होके इस ढंग से फेंका, बॉडी ऐसे गिरी। आप फील कर सकते हो। एक मैंने नीचे को एम करते हुए किसी डायरेक्शन में ऐसे फेंका, बॉडी एक जगह पे आके गिरी। यहां से ऊपर को फेंका जमीन से, तो जमीन से ऊपर को फेंकने का मतलब इस ढंग से, जैसे फुटबॉलर किक नहीं मारता, फुटबॉल को अगर फुटबॉलर किक मारेगा तो वो जमीन से बॉडी ऊपर को जाएगी फुटबॉल,
और फिर जमीन पे आके ही गिरेगी। तो वो कौन सा केस है? फोर्थ वाला केस है। तो चारों केसेस हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस टाइप के केसेस रहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। इन सभी केसेस में एक बात ध्यान रखना, जब बॉडी ग्राउंड को टच करेगी, मैं लिख देता हूं कि ग्राउंड को टच किया उसने, तो उसको हम जितना टाइम लग रहा है उस जगह तक, उस टाइम को टी कहेंगे और उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। यानी जितने यहां टाइम 0 से बॉडी को आपने फेंका और जब आप उसने ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया तो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा गया। यहां पे भी टाइम 0 के ऊपर उसे फेंका गया और जहां जाके उसने बॉडी को टच किया ग्राउंड को, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा गया। यहां पे भी टाइम 0 माना जब हमने उसे फेंका और जिस टाइम पे जाके बॉडी ने ग्राउंड को टच किया उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा गया। यहां पे भी टाइम 0 के ऊपर आपने बॉडी को फेंका और जब बॉडी को ग्राउंड को टच किया तो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा गया। देखिए, बॉडी ने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये इनिशियल पॉइंट था जहां से बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना शुरू किया। अगर मेरे से आप पूछो तो यहां से लेके इधर तक का जो x है उसे बड़ा X लिख देते हैं और इसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। कौन सी रेंज? जो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई है। तो ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर करती है, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। देखिए, अगर बॉडी को आपने ऊपर को फेंका सीधा और वो वहीं पे आके गिर गई तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? 0 है। पर अगर आपने बॉडी को जरा सा भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका और उसने थोड़ा सा भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जरूर कवर किया है। जैसे इस केस में भी स्मॉल x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। यहां पे भी अगर मैं इधर से लेके इधर तक देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। इधर में भी बेटा यहां से लेके यहां तक देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो आपको बेसिकली 3 चीजें समझ आ गई इस पूरे प्रोसेस में कि हम जब भी किसी बॉडी को हवा में फेंकते हैं तो वो साथ की साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करती है और साथ की साथ वर्टिकल डिस्टेंस नीचे को या वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर को भी कवर करती है। तो उसके आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि मोशन, इस केस में किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो प्लेन में हो रहा है, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और वो वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई कि हमें इस पूरे प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए एक्स डायरेक्शन की सारी इक्वेशंस जो भी बनेंगी उसको लिखना होगा, वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसको लिखना होगा। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। स्पीड के लिए आप बेटा v = u + at यूज करते रहे हो और डिस्टेंस के लिए आप s = ut + ½ at² इक्वेशन यूज करते रहे हो। अब ये बात ध्यान रखना कि जब हम x डायरेक्शन के मोशन को एनालिसिस करेंगे तो x डायरेक्शन में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? vx = ux + ax × t। और यहां पे क्या बन जाएगी? sx = ux × t + ½ ax × t का होल स्क्वायर। इसी ढंग से अगर y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसके लिए इक्वेशन जब आप लिखोगे तो uy + ay × t और इसी ढंग से sy की वैल्यू uy × t + ½ ay × t²। अब जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना इस टाइम पे बोर्ड के ऊपर, एक्चुअल में मैंने सारा चैप्टर करा दिया आपको, ये समझ लो। आपका सारा का सारा चैप्टर बच्चों इन्हीं रिलेशंस के ऊपर है और इससे बाहर नहीं जाने वाला। आपको सुन के बड़ी हैरानी हो रही होगी कि 5 मिनट के अंदर सारा चैप्टर हो गया, अभी तो शुरू किया था। एक्चुअल में यही है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक केस को लेते हुए कि कौन से केस में किस टाइप का कौन सा रिलेशन आ रहा है। फिर सुनिए, प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन जो बॉडी को हवा में थ्रो करने पर आ रहा है। अगर मैं सीधे तौर पे उसको हवा में थ्रो कर दूं, बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे को गिरेगी, तो भैया ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक वो तरीका कि मैं हाइट से बॉडी को
हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं तो उस केस में बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगी और वर्टिकली भी नीचे को गिरेगी। तो मोशन किस में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। जो मैं किधर को ले रहा हूं भाई, इन तीनों पहले वाले केसेस में ये मैं एक्स डायरेक्शन इधर को ले रहा हूं और वाई डायरेक्शन की जो एनालिसिस है वो मैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करूंगा कि वाई मैंने नीचे को माना हुआ है, ताकि ये जो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है इसको मैं ए वाई लिख सकूं, ये जो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है इसे मैं ए वाई लिख सकूं। जबकि आप गौर करो यू एक्स की जो भी स्पीड आएगी उसे मैं यहां पे यू कॉस थीटा लिख सकता हूं और ये वाली स्पीड को मैं यू साइन थीटा लिख सकता हूं। समझ आ गई बात कि हमें एक्स डायरेक्शन में जब यू एक्स की वैल्यू चाहिए होगी तो ऐसे रिजल्ट से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी जब 1 बाई 1 करेंगे सारे केसेस को तो ही डिस्कस करेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि जब बॉडी ग्राउंड को टच कर जाएगी तब जो उसका टाइम होगा हम उसको वो वाला टाइम कहेंगे जो बॉडी ने टोटल टाइम लिया है इन एयर। ये जो टाइम है इसको कौन सा टाइम कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी ने अभी तक कवर किया है उसे कौन सा डिस्टेंस कहते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बताइए समझ आ गया सबको एक बार? अरे हाथ खड़ा करो, कल जो नहीं आए थे वो भी हाथ खड़ा करो कि अगर समझ आ गया तो। क्लियर एक एक चीज, वेरी गुड। तो इसके बाद अब हम फर्स्ट केस को पिक करते हैं बच्चों। फर्स्ट केस जिसमें हम मानेंगे हम बात कर रहे हैं बच्चों इसमें केस नंबर 1 की। चलिए पहला केस शुरू करते हैं, केस नंबर 1, जिसमें हमने कहा कि बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल एक एक चीज इजीली समझ आनी चाहिए। अगर हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो भाई आप कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन मान रहे हो कि सर आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। अगर इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो थोड़ी ही देर के बाद बॉडी कुछ इस ढंग से ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। ये जो टाइम है इसको मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कह देना है। पता है बच्चों को अच्छी तरह से कि सर हम ये वो टाइम है जब बॉडी ने आपने टाइम 0 से थ्रो किया तो ये पूरा टाइम एयर के दौरान यहां पे रही और फाइनली उसने ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। जितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है मैं उसे कौन सी रेंज कहने वाला हूं बच्चों, मैं उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहने वाला हूं। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज तब आती है जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर चुकी होती। जब तक बॉडी इन एयर है मैं उसका कोई भी लोकेशन पिक कर सकता हूं जिसमें ये वाला पॉइंट मैंने एक्स और ये वाला पॉइंट ऊपर से गिरते गिरते मैंने वाई मान लिया। यानी ये पॉइंट पी एक्स वाई है और यहां पे बॉडी कब है, टाइम इक्वल टू किसके ऊपर, टी के ऊपर। तो आपने मान लिया कि एट टी इक्वल टू 0 बॉडी को थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टली। आफ्टर सम टाइम बॉडी कहां पहुंच गई है, आफ्टर सम टाइम बॉडी पहुंच गई है पी कौन सा है, एक्स वाई। मैंने यहां पे एक रेफरेंस लिया है, वो रेफरेंस ये है कि मैं नीचे वाली डायरेक्शन को y मान रहा हूं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बेटा मैं x मान रहा हूं। तो हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि मोशन बॉडी का जो हुआ है, मोशन हैज अकर्ड x एंड y डायरेक्शन। भाई मोशन तो दोनों डायरेक्शंस में हुआ है, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हुआ है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन हुआ है। तो मैं इसको मोशन को स्टडी करने के लिए यहां पे कह देता हूं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। चलिए समझते हैं क्या है कहानी। अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं बेटा तो मुझे जो इक्वेशन यूज करनी होगी वो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर होगी। जबकि मोशन वाई डायरेक्शन में पोजीशन
को कवर करने के लिए यहां मैं लिख देता हूं कि टू फाइंड पोजीशन एक्स वाई यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये कौन सी टाइम के वो? आफ्टर टाइम इक्वल टू टी। आफ्टर टाइम टी के लिए आप यूज करोगे ये वाली इक्वेशन, तो अलोंग एक्स एक्सिस भी हमने यूज की है और अलोंग वाई एक्सिस भी हमने इस इक्वेशन को बेटा यूज किया है। अब मुझे सोच के बताओ कि क्या बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने कोई फोर्स लगाई? मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाई, बॉडी को बस एक स्पीड प्रोवाइड की थी। तो बॉडी की वो जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यू है और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स है। इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखिए कि आपको हर बार ए एक्स को 0 ही पुट करना है बेसिक लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। सारी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है भाई? वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा? y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि पहले केस में y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, u y इस केस में कितना है? 0 है। तो मुझे इतना पता लग गया कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर मुझे x पता करना है, बस टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। और अगर मुझे y पता करना है तो वो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई जो मैंने यहां पे लिख दी है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया, तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अरे भाई मुझे एक बात बताओ कि आफ्टर टाइम टी हो क्या रहा है? बॉडी ने ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया है। यही है ना, आफ्टर टाइम टी बॉडी क्या करे? ग्राउंड को स्ट्राइक करे। तो उस टाइम पे एक्स क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल एक्स। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करोगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू u इंटू टी और बेटा कैपिटल वाई जो कि कैपिटल एच के बराबर हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन तक का जो टोटल डिस्टेंस है, हाइट है, उसे मैं कैपिटल एच मान सकता हूं। तो ये एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2h बाई, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज व्हाट? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत अच्छे। और ये मेरे पास दोबारा से लिखी जा सकती है इक्वेशन u इंटू अंडर रूट ऑफ पहले तो जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसे एक बार पढ़ लो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मुझे कहा गया कि आपने ये फाइंड आउट किया है x इक्वल टू यू टी और आपने ये फाइंड आउट किया था y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अगर बाई चांस आपको x देके y पता करना है तो फिर आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है कि u आपको गिवन हो तो आप यहां से टाइम निकाल सकते हो x बाई u। इसको आप पुट कर सकते हो इन इक्वेशन नंबर 2 जो कौन सी है? y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। इस इक्वेशन को जो y और x को रिलेट करती है इक्वेशन ऑफ पाथ कहा जाता है। आज के बाद आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन मिले जो y और x में रिलेट करती हो तो वो हमेशा याद रखना कि इक्वेशन ऑफ पाथ ही होती है। इक्वेशन ऑफ पाथ का दूसरा नाम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है कि वो उसकी पाथ की इक्वेशन है। यहां से y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर से पता लगता है कि जो पाथ है वो पैराबोलिक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये पाथ पैराबोलिक है। ये पैराबोलिक कैसा होता है? कर्व पाथ, याद होगा आपको। या तो ऐसे
या ऐसे। अब गौर करो ना, ये इसी टाइप का तो पाथ बन रहा है, तो यहां से अगर हम शुरू कर लें तो ये इसी टाइप का पाथ है ना, तो ये पैराबोलिक पाथ है। जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा तो पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक पाथ आएगा। ठीक, तो इसको हम हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अब यहां तक मेरे ख्याल से आप सबने एक बार लिखा हुआ था, है ना। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टू फाइंड स्पीड आफ्टर टाइम इक्वल टू टी, मैं ये देखना चाहता था कि एग्जैक्टली कितनी स्पीड है टाइम टी के बाद, या कितनी स्पीड की बजाय भी मैं वर्ड यूज कर लेता हूं वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो आपने जब बॉडी को इधर से फेंका और वो ऐसे गिर रही है, तो किसी स्टेज के ऊपर अगर आप आराम से चुप करके सुन लोगे तो मेरा फायदा हो जाएगा यार, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा और बच्चों को नॉर्मली समझ आ जाएगा। ये तो मैं 10-10 बार कराऊंगा फिर भी बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोई सर नीचे करके बैठा होगा, कोई इधर उधर देख रहा होगा, उसका मैं क्या कर लूंगा। जब सुना ही नहीं होगा, कोई एब्सेंट है आज, कोई कल का एब्सेंट हो जाएगा, तो मैं क्या कर लूंगा। जबकि बार बार ये बात समझ आ चुकी है कि एक दिन भी एब्सेंट अगर हम हैं तो धज्जियां उड़ सकती हैं चैप्टर में। मैं मानता हूं कोई बच्चा बीमार हो सकता है, किसी को काम हो सकता है, उसकी कोई इश्यू नहीं है, पर वो अपना काम उसको सीरियसली ले और अपना काम करने की कोशिश करें, या एटलीस्ट उस दिन आके पूछे तो सही कि सर मेरे से नहीं हुआ। ये क्या तरीका है कि मैं नया टॉपिक अब शुरू कर रहा हूं, अब बातें करनी शुरू कर दी आपने। ध्यान से सुनो, कोई इश्यू आता है हाथ खड़ा करो कि सर हमें नहीं समझ आया, आप दोबारा बता दो प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। हम इस केस में पता करना चाहते हैं वेलोसिटी। यहां टाइम 0 के ऊपर बॉडी को कैसे थ्रो किया गया था हॉरिजॉन्टली, और यहां आते आते बॉडी की स्पीड हो चुकी है v। ये कितने टाइम के ऊपर हुई है, t टाइम के ऊपर हुई है। अगर t टाइम के ऊपर आप स्पीड देखोगे तो स्पीड के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में बनता है भाई, एक कंपोनेंट उसका y डायरेक्शन में बनता है। वेक्टर्स किया था ना पहले हमने, तो वेक्टर्स के साथ रिलेट हो गया। ये कौन सा है, u का x कंपोनेंट है, और इस केस में u का y कंपोनेंट 0 आएगा। बहुत अच्छे, तो अब हम यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at अलॉन्ग x एंड y। तो मैं सबसे पहले along x डायरेक्शन और यहां पे along y डायरेक्शन पता कर लेना चाहता हूं। along x लिखूंगा तो vx की वैल्यू ux प्लस ax इंटू टी लिखी जाएगी। यहां vy की वैल्यू uy प्लस ay इंटू टी लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इस रिजल्ट को आगे फर्दर कैसे लिखें। देखिए vx की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ux यानी कि u प्लस 0 के बराबर ही है, और जब vy की वैल्यू मैं लिख रहा हूं तो वो 0 प्लस gt के बराबर है। तो जो मेरे पास वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, अगर मैं v वेक्टर लिखूं यहां पे तो वो i हैट vx प्लस j हैट vy है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो वो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, तो भाई अगर हम यहां पे देख ही चुके हैं तो वेलोसिटी का जो रेफरेंस आ गया हमारे पास वो कितना आया है, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपके पास किसी भी टाइम के ऊपर आने वाली स्पीड का एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसे और आगे ले जाऊं और मैं ये कहूं कि भाई v वेक्टर एक्ट करता है एट एंगल अल्फा टू हॉरिजॉन्टल, तो गलत तो नहीं होगा कि वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए हुए है भाई, अल्फा एंगल बनाए हुए हैं। अब जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट नीचे और दूसरे वाला कंपोनेंट ऊपर पता है हमें, तो tan ऑफ अल्फा क्या आ गया, vy बाई vx आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, vy की वैल्यू बेटा gt के बराबर और ये किसके बराबर,
u के बराबर। एक बात और याद रखें, थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h/g होती है। अगर आप इसे यहां पुट करें तो टी स्क्वायर की वैल्यू 2h/g होगी। अगर आप इसे इधर पुट कर देंगे बेटा तो एक g से g खत्म हो जाएगा, जिससे ये रिजल्ट आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2g स्मॉल h। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि x और y कंपोनेंट में वेलोसिटी लिख के हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। दूसरी बात, व्हेन बॉडी स्ट्राइक ग्राउंड, आप कहोगे अगर बॉडी ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्मॉल t की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कैपिटल T के बराबर। और स्मॉल h की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कैपिटल H। स्मॉल x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कैपिटल X। यही तीन चीजें हो रही हैं जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है। तो उस केस में v की वैल्यू अगर मैं देखूं, जो कि वेलोसिटी है, जो स्पीड है जिससे उसने ग्राउंड को टच किया, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं बेटा, यहां वो कैपिटल V से आप टच करा रहे हो इसको, जिसका एंगल आप कोई अल्फा डैश कह दो, है ना। तो ये देखिए V का x कंपोनेंट, V का y कंपोनेंट दोनों आएंगे। तो इस केस में V की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। इस एंगल के ऊपर एक एंगल मैंने दे दिया tan अल्फा, जिसकी वैल्यू यहां पे अंडर रूट ऑफ 2gh/u बन जाती है। यानी कि या तो आप gt/u कर दो या g इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g/u, जिसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2gh न्यूमिनेटर में और यहां डिनोमिनेटर में u। अब इसको आप नोट कर सकते हो, शाबाश करिए। चलिए बच्चों इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स जो भी आपने काम कर लिया है बंद कर दो उसको, और अब ध्यान से देखो इधर कि हमने क्या क्या किया। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड आउट किया बेटा 2h/g, जिससे कि न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 2 इंटू h का मतलब 320, g का मतलब 10, कितना आ गया अंडर रूट 64, यानी कितना आ गया 8 सेकेंड्स। हो गया जी। रेंज मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पता करनी थी, तो मेरे पास टोटल x है जो u इंटू टी के बराबर है। तो रेंज x की वैल्यू u इंटू टी है और u कितना है? ux है। ux की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे ux की वैल्यू 60 है, t की वैल्यू 8 है, 480 मीटर। तो पहले दो रिजल्ट्स तो बिल्कुल सिंपली हो गए। वेलोसिटी पता करने के लिए Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है, ये रिजल्ट है। आप वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, क्योंकि अगर आप खुद से ही डिस्कस करते रहेंगे तो फिर तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आप कोई स्टेप मिस कर गए, नहीं किए, चेक कीजिए कैसे था भाई। वेलोसिटी पता करनी थी, v के लिए एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास टाइम वाला। ux की वैल्यू बेटा 60 है, ax की वैल्यू कितनी है? ax की वैल्यू 0 है, तो ये vx तो 60 ही रहा। रही बात vy की, तो vy के लिए रिजल्ट है हमारे पास 0 प्लस gt, 10 इंटू कितना टाइम कहा? 220। तो भाई v के लिए जो एक्सप्रेशन है उसमें तो हम vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर सकते हैं, जिसको अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 3600 प्लस 400, यानी ये आ गया अंडर रूट ऑफ 4000। कितना आ गया भाई ये 20√10 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमें एक और चीज पूछी गई है, उसका एंगल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कहा गया है। वेलोसिटी का मतलब है कि हमें डायरेक्शन भी लेके चलना होगा। तो देखिए ये वाली डायरेक्शन बेटा अल्फा साइन के साथ, ये वी एक्स और ये वी वाई। tan अल्फा की वैल्यू वी वाई बाई वी एक्स है। कितना आ गया? वी वाई की वैल्यू है हमारे पास 20 और वी एक्स की वैल्यू है भैया 60, तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। चलिए ये भी हो गया। अब अगला काम क्या था, हमें पोजीशन को पता करना। पोजीशन पता करने के लिए आपने x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। अरे हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत हो इसमें? नहीं। x की वैल्यू बेटा पोजीशन पता करनी है तो 60 इंटू 2 प्लस 0। क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरे चैप्टर में हम ax को हमेशा 0 ही पुट करेंगे। तो भाई ये आ गया आपके पास 120 मीटर्स राइट की तरफ, और यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई जो कि h है, वो आ गया हाफ 10, क्योंकि ये ए वाई किसके बराबर है, जी किसका 10। कितना आ गया 20 मीटर। तो चेक कीजिए क्या आप सब बच्चों का आंसर सही है या नहीं। अरे वेरी गुड, मतलब बच्चों को प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दे, फिर 2 क्वेश्चंस आपको ये ले। चलिए जो फर्स्ट केस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें कहा गया कि बेसिकली एक अब ध्यान से सुनिए, एक एरोप्लेन है जो एक हाइट्स पे ट्रेवल कर रहा है। इस हाइट की वैल्यू 2000 मीटर है। इस एरोप्लेन ने यहां से एक रॉकेट को थ्रो किया या फायर किया या ड्रॉप किया बॉम्ब को, तो ये इसकी जो स्पीड थी u वो 720 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मैं 720 इंटू 5/18 से ये 200 मीटर पर सेकंड देख सकता हूं। तो मुझे पता लग गया कि ये बॉडी भी 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आगे को जाएगी। ठीक, अब आपको पूछा क्या गया था कि यहां पे गिरने का टाइम कितना है, वो है 2h/g, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2000/10, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा कितना, पहला केस तो हो गया। डिस्टेंस ए से लेके बी तक का कैलकुलेट करना था। कितना आ गया बेटा, ux है 200, टाइम है 20, यानी 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहने वाला है। अगला केस आ जाइए। आपको कहा गया है कि एक स्टेयर केस है जिसके n स्टेप्स हैं। मान लीजिए कि यहां से बॉल को थ्रो किया गया है एक स्पीड v0 के साथ, और वो ऐसे गिरते 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 कौन से स्टेप पे गिर जाती है, n स्टेप पे गिर जाती है। तो यहां से जो टोटल हाइट है वो n इंटू h है, और यहां से जो पूरी रेंज है बच्चों वो n इंटू w है। अगर हमने विड्थ क्या ली हुई है w0, जिसको हम x लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है nw0। अब आप खुद सोचिए कि जो टाइम इसको नीचे गिरने में लगा है
उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h/g होनी चाहिए, जिसको हम 2 इंटू NH/g कह सकते हैं। ठीक हो गया। और रेंज है जो x, वो u इंटू अंडर रूट ऑफ 2NH/g हो जाएगा, क्योंकि रेंज u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, NW0, u इंटू 2NH/g का अंडर रूट। मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूं तो n स्क्वायर W0 स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर 2NH/g आ जाएगा, जिसे अगर हम थोड़ा सा इजीली देखें तो ये n यहां से 1 से कट गया, तो हमारे पास जो n की न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो 2h V0 बाई, ये क्यों है, क्या है, V0 है, क्योंकि ये किसके बराबर है, u की वैल्यू किसके बराबर है, V0 के बराबर, V0 का होल स्क्वायर बाई GW²। ये है आपका आंसर। जो बच्चे नोट करना चाहें वो कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, बच्चों देखो यहां पे आपके पास दो सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल में हमें एंगल बताया गया है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं पहले सवाल को, कि आपने हाइट से बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका और थोड़ी देर के बाद उसका एंगल आपको पता था अल्फा था। ये अल्फा की वैल्यू tan ऑफ अल्फा यानी tan ऑफ 37 हमें गिवन है। ये कितना होता है हमेशा, ये आपके पास होता है GT/U, अगर आपको याद हो। क्यों? क्योंकि ux की वैल्यू तो हमेशा vx के बराबर रहती है और यो किसके बराबर रह जाता है, u, जबकि vy की वैल्यू 0 प्लस gt होती है। तो g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, यहां टाइम कितना आ गया 2, u हमें पता करना है और tan 37 की वैल्यू हमें गिवन है कितना 3/4। तो 3/4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20/u, तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास 80/3। ये आ गया आपका आंसर। यानी कई बार क्वेश्चन घुमा के उल्टे ढंग से दिया जाएगा, जिसमें आपको एंगल गिवन होगा और वहां से आपको फाइंड आउट करना होगा रिजल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कर रहे हैं, मैं करा दूं? चलिए करिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक पार्टिकल को आपने यहां से थ्रो किया बेटा, और हमें पता है कि वो y कितना गिर चुका है, y गिर चुका है 40, और इसी के बारे में आज इस टाइम पे सारी की सारी बात हो रही है ना। तो आप ये देखिए कि उसकी स्पीड वहां पे पूछी गई है। देखिए यहां पे गिरने के बाद इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो v का बनेगा x कंपोनेंट जो किसके बराबर है, ux के बराबर है, जो 30 ही है। v का y कंपोनेंट मुझे फाइंड आउट करना है, पर v का y कंपोनेंट मुझे हाइट के साथ फाइंड आउट करना है। तो vy का होल स्क्वायर माइनस uy का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ay इंटू sy। vy का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू, क्योंकि g की वैल्यू नीचे को 10 है और हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है 40। ठीक है, तो vy की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 820√2। तो हमारे पास अगर स्पीड पूछी गई है v, तो उसकी वैल्यू होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जिसको आप लिख सकोगे, कितना लिख सकोगे बेटा इस रिजल्ट को? इस रिजल्ट को लिख सकेंगे vx की वैल्यू 30 का होल स्क्वायर और vy की वैल्यू 20√2 का होल स्क्वायर। एनीवे अगर आपको यहाँ पे एंगल भी पता करना हो तो tan अल्फा की वैल्यू भी आप पता कर सकते हो, कितना है वो 20√2/30 यानी 2√2/3। तो ये है हमारा आंसर आज का, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक केस डिस्कस किया है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले दो केसेस और उससे नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट वाला केस डिस्कस करेंगे। राइट।